हो कीजिए यार, तिलावत हो जाए अनीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या था मैं किसी भी चैप्टर की रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा तो इसलिए अभी से बता नहीं रहा मैं। सही जी। अच्छा भाई, हमने मल्टीपल रिस्क फैक्टर देखे थे बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट। हमने कहा था भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर यही मसले होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही रिस्क हो सकते हैं। अब आई कॉल अ नेम एंड आपने बताने के इससे मसला क्या हो सकता है। मुझे बताएं, अगर मेरी एंटिटी जिस पे मैं ऑडिट करने गया हूं वो एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व है, क्या रिस्क है? रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट। अच्छा, वो ओवर वैल्यू भी हो सकता है, अंडर वैल्यू भी हो सकता है, तो दोनों बातें लिखनी है हमें। अच्छा, चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो। अच्छा, मैंने कहा कोविड चल रहा है और मेरी सेल्स 3 गुना हो गई, क्या रिस्क है? सब गलत। मैं बोलूं अगर वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फंस गए। तो सुने बगैर कंक्लूड नहीं करना। मैंने आपको कहा कोविड हुआ है, सेल डबल हो गई, आपने बोला ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। भाई पहले कंपनी समझ लो, ऑपरेशंस क्या है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब आगे जाके जो भी चीजें समझनी है वो भी ऐड करूंगा। अच्छा, क्या आपको लॉज एंड रेगुलेशन समझने होते हैं? अच्छा, आपको लॉज एंड रेगुलेशन इसलिए समझने होते हैं क्योंकि वहां से कुछ नॉन कंप्लायंसेस की चीजें निकलती हैं जो कि कंपनी को अप्लाई करनी होती हैं। तो आप जिस भी कंपनी का ऑडिट करने जाएंगे उस पर कौन कौन से कायदे कवानीन लगते हैं आपने ये देखना लाजमी है। अच्छा, हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट तो वैसे भी ज्यादा लाजमी है। तो इफ आई से कि कोई एंटिटी हाईली रेगुलेटेड नहीं है तो क्या उस एंटिटी पे आप उसके लॉज एंड रेगुलेशन नहीं देखेंगे? देखेंगे। बस एक मसला है, मसला ये है कि भाई देखेंगे समझेंगे, पर अगर कोई मेरी ऐसी एंटिटी है जो कि हाईली रेगुलेटेड, उस पर फोकस ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे पेनल्टी के चांसेस ज्यादा होंगे। अच्छा, पेनल्टी के चांसेस ज्यादा होने का मतलब यह है कि एक तो पेनल्टी है तो रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंस। क्या कोई नॉन डिस्क्लोजर का भी रिस्क है? वेरी गुड, कंटीजेंसीज का। अच्छा, कंटीजेंसीज का मतलब यह है कि एक केस आपके हारने के चांसेस पॉसिबल हैं, प्रोबेबल नहीं है। तो आपको लगता है कि आपका लॉयर कह रहा है भाई पॉसिबल है कि तुम हार जाओ, अनलाइकली है तुम हार जाओ, और फिर भी उसको डिस्क्लोज करके बताना है। क्लियरिटी है? ये देखा था। अब 2-3 चीजें हैं, आप हल्का सा FAR1 लेवल पे जाएं क्योंकि हमें रिपोर्टिंग को लिंक करना है ना, क्योंकि आप ऑडिट तो अकाउंट्स का करते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं IFRS के बेस के ऊपर। अब आप याद करें, आपने FAR1 लेवल पे इंपेयरमेंट सीखा है। अच्छा, इंपेयरमेंट कैसे आती है? जब आपकी रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट। अच्छा, अब एक एक करके बात सीखते हैं। आपकी इंपेयरमेंट तब आती है जब आपके इंपेयरमेंट इंडिकेटर्स हों। अच्छा, उसमें से कुछ बातें कर लेते हैं। अगर आपने एक प्लांट खरीदा और वो XYZ रीजन की वजह से डैमेज हो गया, तो क्या ये इस बात का अंदेशा है कि आपका एसेट इंपेयर्ड है? अंदेशा है। मैं कह रहा हूं अंदेशा इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई मेरे एसेट की अब वो रिकवरेबिलिटी नहीं रहेगी। तो अगर आप कोई इदारे का ऑडिट कर रहे हैं जहां पे आपको पता लगे कि जहां पे ये फैक्ट्री सिचुएटेड है वहां पे फ्लड आ गया था या वहां पे आग लग गई थी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका वो प्लांट भी जल गया हो, तो वहां पे क्या रिस्क ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ PPE भी आता है। तो जैसे हालात वाकयात होंगे वैसा उसका इंपैक्ट होगा। यहां तक क्लैरिटी है? एक और चीज सुने, हमने कहा पहले तो यहां पे लिख लेते हैं कि भाई इंपेयरमेंट ऑफ PPE के ऊपर आपने कहा पहला PPE क्या हो गया भाई? डैमेज हो गया। अब 2-3 चीजें और आपको सवाल देगा, वो आपको PPE का अच्छा खासा अमाउंट देगा, आपकी बैलेंस शीट में आपको दिख रहा होगा। आपने कहा सही है भाई PPE है, पर आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसी देगा कि हर साल उसका रेवेन्यू गिर रहा है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है रेवेन्यू। अच्छा, डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है। अब जरा बात समझिएगा, जब आप लोगों का रेवेन्यू डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है और नीचे वो लिख के दे
कि आपकी प्रोडक्ट्स मार्केट में एज सच बिक नहीं रही हैं। अच्छा, आप जरा फोकस होकर सुनना ये सारे फैक्टर्स। हमने कहा आपका जो रेवेन्यू है वो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे, पहली चीज ये हो गई, और आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। तो एक मसला तो यहां पे ये आता है कि आपकी हो सकता है इन्वेंट्री इंपेयर्ड हो, एनआरवी लॉस बुक, तो वो मसला अपनी जगह है। पर मुसीबत ये है कि जिस प्लांट से आप ये चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो चीज मैन्युफैक्चर होके बिक नहीं रही, तो वो आपको आपके एसेट की रिकवरी भी नहीं करके दे रही। तो समझने की बात यह है कि जब आप कैश फ्लो बनाएंगे, आप वैल्यू इन यूज निकालने के लिए कैश फ्लो बनाते हैं। अच्छा, तो ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का, ईयर 4 का जो भी कैश फ्लो होगा, क्या वो डिजायर्ड कैश फ्लो होगा या रिड्यूस कैश फ्लो होगा? अच्छा, अगर रिड्यूस कैश फ्लो होगा तो क्या आप लोग नजूमी हैं, आपको पता लगा, या हालात वाकयात ने बताया? अच्छा, तो देयर इज अ रिस्क कि आपका पीपी क्या हो चुका है, इंपेयर हो चुका, पर वो हालात वाकयात की वजह से। अब आप किसी क्लाइंट पे गए, आप क्लाइंट को देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है, आप बोल रहे मुझे तेरा पीपी इंपेयर्ड लगता है। तो भाई क्यों लगता है यार? बोले क्यों लगता है भाई, सेल्स भी सही जा रही है, सब सही जा रहा है, तो पीपी इंपेयर्ड नहीं। हाँ, आप ये देखें कि सेल्स आपकी कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है एंड द एंटिटी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन सेलिंग इट्स इन्वेंट्री, तो इस बात का अंदेशा है कि आपका एसेट आपको वो वैल्यू रिकवर करके ना दे पाए। लॉजिकल बात है यार, आप कहते हैं कि मेरी अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, तो अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो मैं कहता हूं मेरा एसेट इंपेयर्ड नहीं है। पर वंस मुझे ये शक हो जाए कि मेरी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और हो सकता है उससे आने वाली रिकवरी कम हो, तो देयर इज अ रिस्क कि माय एसेट माइट हैव बीन इंपेयर्ड। अच्छा, इस चीज का पे हल क्या होता है जरा सुनना, जब ऑडिट करना सिखाऊंगा तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होंगी इसमें। आप क्लाइंट को कहते हैं आप जरा मुझे कैश फ्लो प्रोजेक्शन बना के दें। क्या बना के दें? अच्छा, एक तो तरीका ये है ना कि मैं मार्केट में जाके उस एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल देख लूं, वो तो कम है, वैसे ही ढुका हुआ है। हम कह रहे हैं चलो फिर भी इंपेयरमेंट से बचना चाहते हो तो आप वैल्यू इन यूज निकाल लें। वैल्यू इन यूज निकालने के लिए वो मुझे क्या बना के देगा? कैश फ्लो प्रोजेक्शन। कैश फ्लो प्रोजेक्शन में रेवेन्यू, कॉस्ट वगैरह सब आ रहा होगा, जिसमें आपको IAS 36 की बातें याद आनी चाहिए, जिसमें हम रिसीवर्स नहीं लेते, ऐसा कोई खर्चा नहीं लेते जो एसेट की लाइफ को इनहांस करे, उसको एज इट इज हालत में देखना है, और आप प्री टैक्स रेट यूज करेंगे उसको डिस्काउंट करने के लिए। तो वो सारी चीजें तब करेंगे ना जब वो आपको चीजें फराहम करेगा। तो क्या आपका शक गलत है? शक बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, आपने इस इदारे का ऑडिट किया और आपने ये रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया। मैं कह रहा हूं तसव्वुर करें, आपने इस इदारे का ऑडिट भी कर लिया, आपने रिपोर्ट भी दे दी, आपने बोला सब सही है, एक क्वालिटी इंस्पेक्टर आया आईकैप से या ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड का एक ऑडिटर आ गया, उसने बोला अब आप ऑडिट कराएं कि आपने कैसे ऑडिट किया था, क्योंकि आपके ऊपर भी तो चेक एंड बैलेंस है ना, तो वो भी रेगुलेटर देखेगा। आपकी फाइल खुलवा ली, उस फाइल में उसको पीपी के ऊपर काम हुआ देखा, हमने मजे से डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट किया हुआ था, हमने एडिशंस की वाउचिंग भी की हुई थी। एडिशंस की वाउचिंग का मतलब ये है कि जो भी एसेट खरीदे गए उसकी इनवॉइसेस देख ली, फिजिकली जाके देख लिया एसेट मौजूद है या नहीं है, ये सारे काम किए। क्या ये काम करने चाहिए थे? यस, ये बिल्कुल करने चाहिए थे। आपसे रेगुलेटर ये पूछ रहा है भाईजान इंपेयरमेंट पे क्या काम किया? आप बोले इंपेयरमेंट कहां से आ गई भाई? वो कहेगा भाई अकल के दुश्मन, आप फाइनेंशियल्स तो देखें, इसका पीपी आप नॉर्मल तो यूज कर रहे हैं, वो यूजेज की वजह से तो कम हो रहा है, बट द फैक्ट इज दैट कि वो कम होना चाहिए था एक और वजह से। वो वजह क्या है? इंपेयरमेंट। तो उसकी जो वैल्यू डिमिनिश हुई है आफ्टर यूजेज, वो कहां गई? तो हम बोल रहे हैं कि भाई ये रिस्क हमें तो पता ही नहीं, ये तो क्या होता है। आपने बोला भाई आपने क्या इंपेयरमेंट इंडिकेशंस नहीं करी? आपको ये नहीं पता कि इंपेयरमेंट इंडिकेटर होते हैं तो मैनेजमेंट को इंपेयरमेंट असेस करनी है। तो आप बोलेंगे हाँ मैनेजमेंट असेस करेगी ना, जिम्मेदारी उसकी है। तो आप बोलेंगे भाई जिम्मेदारी तो उसकी है, पर ऑडिट करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर उसने नहीं की थी तो आपको कहना चाहिए, उसने करवानी है उसने वो वैल्यूएशन, और अगर वो वैल्यूएशन ना करे तो फिर आपको सबूत नहीं मिल रहा, फिर आप ये रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं ना। अब तो गलती पे वो नहीं है, गलती पे आप हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या रिस्क आइडेंटिफाई करना बहुत अहम है? मैं तो सिंपल ये बात कह रहा हूं यार कि अगर तुमने रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया तो सही तरीके से ऑडिट
देखो एक तो होता है घटिया ऑडिट, जो बंदा जाता है बेसिक प्रोसीजर करके आ गया, इनवॉइस देख ली, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, ये नॉर्मल ऑडिटर होता है। असल दिमाग वाला ऑडिटर वो होता है जो टेक्निकली साउंड हो, उसको पहले से ही पता हो इश्यूज कहां कहां हो सकते हैं। अब जैसे तुम, वो तो पब्लिक इंफॉर्मेशन में बता सकता हूं, मैं पीटीसीएल का ऑडिटर हूं ना, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड। अच्छा, पीटीसीएल क्या करता है? इंटरनेट प्रोवाइड करता है और लैंडलाइन, ऐसा ही है ना? आप कहते हैं लैंडलाइन प्रोवाइड करता है। अच्छा, पीटीसीएल का बिजनेस से वे बियॉन्ड है, जो तुम्हारी सोच से कहीं दूर है। एग्जाम्पल, तुम लोगों को जब फेसबुक का पासवर्ड चेंज करते हो हमेशा नौबत आती होगी, ऐसा ही है ना? कभी ना कभी तो होता होगा पासवर्ड चेंज कर लेता हूं। सुनो, जब पासवर्ड चेंज करते हो फेसबुक का तो वन टाइम पासवर्ड आता है। वो तो जो ओटीपी जनरेट होता है ना फेसबुक की तरफ से, वो इनके चैनल के थ्रू होता है। इसको हम कहते हैं एलडीआई का लाइसेंस है इनके पास। ये क्या करते हैं, वहां से जो मैसेज आता है वो इनके एलडीआई पे ट्रांसमिट होता है, ये फिर रेलेवेंट नेटवर्क पे ट्रांसमिट करते हैं और फिर आपके मोबाइल पे आता है। और फिर जब आप वापस से उसका रिप्लाई करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपका वन टाइम पासवर्ड आप डालते हैं ना उसमें, और फिर वो भी कुछ सेकंड्स का, तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो इसके ऊपर पीटीसीएल जो फेसबुक वाले उनसे डॉलर्स में चार्ज करता है पर एसएमएस। अच्छा, आप कहेंगे सर वो क्यों चार्ज करता है? क्योंकि उसने पाकिस्तान का नेटवर्क यूज किया, और किसके जरिए यूज किया? अच्छा, अब बात समझिएगा, ये तो मैं ऑडिटर हूं ना, तो मैं तो बहुत हाई लेवल की बात बता रहा हूं जो मैं रिस्क देखता हूं अपने लेवल से, और तुम इंशाल्लाह जब आगे आओगे तो तुम इस लेवल पे या कैलिबर पे पहुंच ही जाओगे कि तुम्हें समझ आएगा बिजनेस। अब एक बेवकूफ ऑडिटर है जो सिंपल बोलता है भाई लाइन बिछी हुई है, इंटरनेट आ रहा है, बिलिंग हो रही है। मेरा सोचने का तरीका अलग है। मैंने क्या सोचा, मैंने बोला ऐसा भी तो हो सकता है कि इस इदारे ने रेवेन्यू बुक किया हो जबकि एसएमएस ना आया हो। क्या रिस्क गलत है? अच्छा, ये रिस्क मुझे पता है कैसे समझ आया, जब मैंने इदारे के बिजनेस को समझा। मैंने इदारे के, अगर आपने बिजनेस में ये वाली स्ट्रीम ही नहीं समझी तो आपको रिस्क ही नहीं पता लगेगा। तो कहने का, समझाने का मतलब है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटिटी और उसका बिजनेस, कि उसके ऑपरेशंस क्या हैं। तो आप अगर एक अच्छे ऑडिटर है ना, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान्या कह रही हैं सर एक और बात बता दे, भाई मुझे बात सुने, इस पीटीसीएल का इस रेवेन्यू स्ट्रीम पे, अच्छा मैं जब रेवेन्यू पे आपको उतारा है ना, इसलिए क्योंकि आपके कोर्स में IFRS 15 है FAR 2 में, और जिसने अभी तक FAR 2 नहीं किया तो ये मेरा वादा है कि मैं उसके सारे एक्सपेक्ट्स ऑफ रिस्क साथ साथ कवर कराऊंगा। जिसने FAR 2 किया वो ऑब्वियसली उसको एज होगा, जिसने नहीं किया वो साथ साथ कवर कर लेगा। तो हम रेवेन्यू वाली साइड पे आ रहे हैं कि रेवेन्यू के रिलेटेड और क्या रिस्क हो सकते हैं। एक तो बेवकूफाना बात यह है कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क है, पर वो ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू के रिस्क की वजह क्या है? वजहें बहुत सारी हो सकती हैं। एक कॉम्पिटिटर का आना वजह हो सकती है, ऐसा है ना भाई, कॉम्पिटिटर का आना वजह हो सकती है, वो तुमने देखा भी है, वो तुमने डिस्कस भी किया है। मैं उसके अलावा वजूहत बता रहा हूं। मैंने आपको क्या कहा, मैंने पीटीसीएल का बिजनेस समझा, उसमें एक बिजनेस स्ट्रीम यह है कि अगर आपको वन टाइम पासवर्ड आता है तो वो किसकी तरफ से आता है? पीटीसीएल के नेटवर्क की तरफ से, और वो ट्रांसमिट करता है यूफोन के, टेलीनॉर के या XYZ जैस के टावर्स पे। तो वो उसका रेवेन्यू चार्ज करता है किससे? फेसबुक से। अच्छा, बीइंग एन ऑडिटर, आपका जो मसला है वो ये, ऐसा हो सकता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया हो जबकि एसएमएस ना आया हो। तो क्या ये रिस्क मेरा गलत था? क्या शक मेरा गलत है? अब इसको ऑडिट करने के तरीके हैं वो आगे बताऊंगा कि इसको हमने ऑडिट कैसे किया, हमने इनकी कंट्रोल टेस्टिंग की, हमने सिस्टम्स देखे, उसमें जो भी प्रोग्रामिंग हुई हुई है वो ये बताती है कि जब तक मैसेज यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं होगा तब तक सिस्टम रेवेन्यू रिकॉर्ड, सिस्टम ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करता है, यानी मैनुअल इंटरवेंशन उसमें है ही नहीं। तो ये बात प्लीज सुनिएगा, ये वाली बात अगर मैं ऑडिट ही नहीं करता तो कल को कोई अक्लमंद ऑडिटर आ गया और मुझसे पूछने लगा कि भाई तूने इस पे क्या काम किया, हो सकता है कि रेवेन्यू बुक हो गया जबकि एसएमएस ना आया, तो मैं बोलूंगा भाई मैंने सिस्टम पे टेस्टिंग की है पूरी, अपने आईटी एक्सपर्ट को लेके गया था जो कि आईटी की प्रोग्रामिंग आती है, मैंने उसे चेक करवाया। तो वो कहेगा तुमने खुद क्यों नहीं चेक किया? मैंने बोला मैं आईटी एक्सपर्ट, मैं तो ऑडिटिंग एक्सपर्ट हूं, और मैं ऑडिटिंग एक्सपर्ट होने के नाते रिस्क निकाल सकता हूं, पर आईटी का ऑडिट मैं खुद नहीं कर सकता। तो उसकी प्रोग्रामिंग मैंने किससे चेक कराई होगी? आईटी एक्सपर्ट से, क्योंकि फर्म में आईटी एक्सपर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। पहले बताओ बात समझ आई? तो अगेन इस पूरी कहानी का एक मकसद था यह समझाना कि आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उसके ऑपरेशंस को भी समझते हैं। ऑपरेशंस में हर एक ऑपरेशन आता है। यहां तक क्लैरिटी है? पक्की बातें चलें। आज के बाद आपको यह बात समझ आए,
प्लीज सुनिएगा। अच्छा एक सवाल आ गया, फिर आगे बताता हूं। 3 बार करो तो 1 बार ओटीपी आता है, मतलब 3 का रेवेन्यू बुक होता है? नहीं। अगर आपने 3 बार किया होगा, आपको 3 एसएमएस आए, तो रेवेन्यू कितने का होगा? 3 का। अब ये पीडीसीएल ये नहीं कहेगा कि इस बंदे ने अगर 2 बार नहीं डाला तो तुम्हें 2 का रेवेन्यू माफ। वंस मैसेज इज ट्रांसमिटेड मतलब ट्रांसमिटेड। अब वो लैगिंग का अलग मसला है कि वो उसके नेटवर्क पे आया, यहां पे नहीं आ पाया, तुम बेसमेंट में बैठे हुए थे, किसी के साथ बैठे हुए थे, तुम्हें नहीं मिला मैसेज, वो अलग बात है। पर कहने का मतलब ये है कि वंस अगर आपने ट्राई किया और आपको 3 बार अटेम्प्ट हुई और 3 बार, अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कभी हमारे पास जो ईवाई के सॉफ्टवेयर है ना, उसके लिए आपको ईवाई के सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए 1 टाइम पासवर्ड आता है मोबाइल पे, ताकि कोई और एक्सेस, लेट्स से अगर मेरा मोबाइल या मेरा जो लैपटॉप है वो ऐसे ही ओपन है, तो इफ वी आर गोइंग टू एक्सेस इट, मेरे पास यहाँ पे ओटीपी आएगा। तो जैसी बात है ग्लोबल से ओटीपी आता है। अब कहने का मतलब है वो मेरे पास 4 बार आया और मैंने 1 बार लगाया, तो 3 बार का रेवेन्यू नहीं होगा क्या? होगा। वो तो मैंने मिस किया। अब वो ईवाई की कॉस्ट है, पीडीसीएल का रेवेन्यू है। तो कहने का मतलब ये रेवेन्यू स्ट्रीम है जो आपको समझ आनी चाहिए। चलो एक और रेवेन्यू स्ट्रीम बताता हूं तुम्हें इसकी। इनकी ना पूरे सबमरीन में लाइनें बिछी हुई हैं, सबमरीन में वायर्स हैं। तो आपका जो नेटवर्क पानी में चल रहा होता है ना, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से मुल्क, जो कनेक्टिविटी है वो सबमरीन की लाइंस के तहत है। अब जितने भी नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं पीडीसीएल के पास आते हैं, और भी कुछ हैं कंपनीज, आई विल नॉट कोट द नेम, वो तो तुम जैसी बात है रेलेवेंट भी नहीं है, वो सब पीडीसीएल के पास आते हैं। वो कहते हैं कि मुझे किराया ले लो मुझसे और मुझे अपने नेटवर्क का हिस्सा दे दो। पीडीसीएल कहता है मैं नेटवर्क का हिस्सा क्यों दे दूं? पीडीसीएल कह रहा है भाई इसलिए नेटवर्क का हिस्सा दो, दूसरी कंपनीज कह रही हैं क्योंकि मुझे आपके लाइंस यूज करते हुए अपने मैसेजेस ट्रांसमिट करने हैं। अगर फॉर एग्जांपल बीच में लाइन ही नहीं हो तो यहां से वहां मैसेज जा सकता है? तो देयर शुड बी अ कनेक्टेड। पानी में खंबे कैसे लगाओगे? पानी में खंबे, पर हाँ जो बात है, अगर आप पाकिस्तान में देखें तो आप देखते हैं यहां से वहां टावर लगा हुआ है, यहां से वहां टावर लगा हुआ है। आप किसी भी छत पे देखें आपको टावर लगा हुआ दिखेगा। एक टावर के ऊपर मल्टीपल कंपनीज की कनेक्टिविटी होती है। अब लेट्स से एक पीडीसीएल का टावर है, यूफोन वाला कहता है यार मैं अलग से खंबा लगाऊं, मुझे अपने टावर पे स्पेस दे दो। तो वो जो टावर पे स्पेस दे रहा है कौन? पीडीसीएल। फ्री में देगा या रेवेन्यू चार्ज करेगा? रेवेन्यू चार्ज करेगा। बात समझ आती है? तो ये सारी कहानी है कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, तो हर एक रेवेन्यू स्ट्रीम का अपना रिस्क है। पर ये मैंने फिर बताया बहुत हाई लेवल बात है। समझने का मतलब ये है पूरी कहानी में कि आपने ऑडिट करने से पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की और उसकी एनवायरनमेंट की। पहले बोलोगे एनवायरनमेंट की। मैं आपसे पूछूं आज के बाद, ताकि हम थ्योरी भी जाएंगे, थोड़ा सा हम रीड करेंगे बुक को। आज के बाद मैं तुमसे पूछूं एंटिटी में किस किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, जल्दी बताओ। उसके ऑपरेशंस की, उस पे लॉज एंड रेगुलेशन की, कौन कौन से कायदे कवानीन, वो कौन सा आईएफआरएस फॉलो कर रहा है, सारी चीजें। आईएफआरएस समझना लाजमी है, क्योंकि जब तक आईएफआरएस नहीं समझोगे तब तक ऑडिट नहीं हो सकता। क्लैरिटी है? पक्की बात है। ऑनलाइन जल्दी बता दो यहाँ से। अच्छा भाई अब ये क्या कह रहे हैं, एक सवाल है, रुकिएगा। ये कह रहे हैं कि सर जिनके घर पे टावर लगे थे उनको भी तो पेमेंट मिलती है ना? बिल्कुल। अब अगर फॉर एग्जांपल पीडीसीएल ने किसी बिल्डिंग की छत पे टावर लगाया हुआ है, तो क्या वो फ्री में या वो भी रेंट देगा? तो ये जो रेंट देगा ये इसका एक्सपेंस है। चलो इस थोड़ा सा और तुम्हें अच्छा सोचने का तरीका बताता हूँ। आपको पता है जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते ना, तब तक आपको ये समझ नहीं आता कि कौन कौन सी नस्ल के एक्सपेंसेस होने चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको बिजनेस की यही तमीज नहीं है कि एक बिल्डिंग की छत पे अगर टावर लगा हुआ है तो इनका रेंट एक्सपेंस इनके पीएनएल में दिखना चाहिए। नहीं यही बात समझ? इनका रेंट एक्सपेंस इनके पीएनएल में दिखना चाहिए। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर एक बच्चा मुझे रिव्यू करवाने आया, मैंने पता उससे पहले क्या सवाल पूछा? मैंने कहा बता इसका रेंट एक्सपेंस क्या? बोला सर कौन सा रेंट एक्सपेंस? मैंने कहा खंबे की हवा में करेगी मैं, मतलब कहीं ना कहीं लगाया है ना। बोला अच्छा हाँ इसका एक्सपेंस होगा। फिर बच्चा गया, फिर पूछ के आया क्लाइंट से कि एडमिन में इस वाले लाइन आइटम में था। अगेन क्या इस चीज से कंप्लीटनेस भी इंश्योर होती है? यानी वंस यू अंडरस्टूड ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज, आपको सब पता लग जाता है ये वाला खर्चा हो सकता है, ये वाला खर्चा नहीं। अब एक और चीज सुने इस पे, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं, ऑपरेशंस के कायदे कवानीन क्या लगते हैं। आपका जो पीटीए है, कौन है पीटीए? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। वो कहता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, जो कि पीटीसीएल, यूफोन, टेलीनॉर है, कि आप जो हमसे लाइसेंस ले रहे हैं ना, इस लाइसेंस के तो पैसे देंगे, हर साल जो रेवेन्यू कमाएंगे उसका 1.5% का हिस्सा मुझे देंगे एज अ रॉयल्टी। एज अ,
क्योंकि नेटवर्क या स्पेक्ट्रम मैं आपको दे रहा हूं, स्पेक्ट्रम मतलब वेव्स, जिससे आपकी कनेक्शंस मूव होते हैं। वो तो क्या है, मैंने जब ऑडिट किया था, करना शुरू किया था, तो मैंने रिसर्च की थी बड़ी इंजीनियरिंग वाली, उससे पता है मुझे। सुनना, अच्छा अब आप जब इस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि ये 0.5% का एक्सपेंस दिखना चाहिए। अच्छा क्या तुम लोग मुझे बताओगे, इसको हम कहते हैं ऑडिट की जबान में एक्सपेक्टेशन। क्या कहते हैं? अच्छा आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये चीज होनी चाहिए, तो आप वो एफएस में ढूंढेंगे। अगर आपको नहीं मिली तो मतलब वही तो रिस्क था। तो अगेन आपको रिस्क कैसे पता लगता है? जब आप समझते हैं, किस चीज को समझते हैं? ऑपरेशंस को, उसके ऊपर कौन से कायदे कवानीन, वो क्या क्या बिजनेस कर रही है, ये सारी चीजें। एक और चीज सुने, क्या आपको ये पता होना चाहिए कि इदारा इक्विटी फाइनेंस है या डेट फाइनेंस है? अगर डेट फाइनेंस है तो फाइनेंशियल्स में क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट एक्सपेंस। और एक और चीज सुने, आपको ये पता होना चाहिए अगर इक्विटी फाइनेंस है तो उसके ओनर्स कौन कौन से हैं। एक बात समझिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता लगे कि ये कंपनी का मालिक जरदारी है, तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी बेहतरीन होगी, मैनेजमेंट भी बेहतरीन होगी, और आपका ऑडिट भी बेहतरीन होगा। क्या करना चाहिए? इस ऐसी कंपनीज का ऑडिट एक्सेप्ट, और अगर फिर भी आपको लॉ एंड रेगुलेशन या रेगुलेटर कहता है तो आपने जो ऑडिट में काम करना होगा वो कम करना होगा या बहुत ज्यादा, और आपको कोई चुनने मुन्ने जूनियर लगाने होंगे या एक्सपीरियंस टीम मेंबर जो कि फ्रॉड को देख पाए, समझ पाए, पकड़ पाए। ये सारी ऑडिट स्ट्रेटेजी होती है। अगेन अच्छा ये जो मैं एक एक करके आपको बातें बता रहा हूं नहीं, आपकी बुक में लिखी हुई है, पर मैं अलॉन्ग विद उसको प्रैक्टिकलिटी लिंक कर रहा हूं। वापस से कोई आपसे पूछे इदारे में क्या समझेंगे? उसके ऑपरेशंस, उसके ऊपर लॉज एंड वो अकाउंटिंग किस तरीके से करता है, टैक्स के लॉज कौन से लगते हैं। अच्छा टैक्सेशन क्यों समझनी है? टैक्स एक्सपेंस के लिए कि उसका टैक्स कैलकुलेट। अच्छा आपको एफटीआर का पता है? फाइनल टैक्स रिजीम। अच्छा कुछ कंपनीज होती हैं वो एफटीआर में आती हैं, वो कहती हैं भाईजान हमने रेवेन्यू का इतना % पे किया, उसके बाद हम माफ, खत्म, उसके अलावा उनकी टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होती है। ये बात समझ आती है? वो फाइनल टैक्स रिजीम हो गई। अच्छा अब आप अगर इतने बेवकूफ हैं कि आपको उस पे कायदे कवानीन क्या लग रहे हैं और वो जो है नॉर्मल टैक्स निकाल के बैठा हुआ है, अपनी डिडक्शंस क्लेम करके बैठा हुआ है, तो उसने तो टैक्स एक्सपेंस कम बुक किया। तो बच्चों जब उसने टैक्स एक्सपेंस कम बुक किया तो वो तुम्हें कैसे पता लगा? असेस किया, आपने असेस किया आपको। अच्छा जब ये हरकत की भी हुई ना उसने, आप क्लाइंट के पास जाएंगे, आप बोलेंगे भाईजान आप पे ये कवानीन लगते ही नहीं है, आप नॉर्मल टैक्स रिजीम का पार्ट है ही नहीं, आपको क्या लगाना चाहिए? फाइनल टैक्स। तो आप फाइनल टैक्स रेवेन्यू पे 1%, 5% जो भी बनता है उसको देके फारिग करें, खत्म आपका टैक्स। तो अगेन ये सारे रिस्क, ये सारे पंगे तुम्हें कैसे पता लग रहे हैं? जब तुमने समझा, ऑपरेशंस को समझा, उस पर कायदे कवानीन को समझा, एक एक करके ऐड करें। क्या तुम्हें ओनरशिप स्ट्रक्चर समझने की नीड है? अच्छा ओनरशिप स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि उसके मालिक कौन है, और अगर मालिक में ऐसे लोग हैं जो कि रिलायबल नहीं है, जिन पे कोई नैब के केसेस चल रहे हैं, तो क्या तुम्हारी विजिलेंस कम होनी चाहिए ज्यादा? तो तुम्हारी रिस्क असेसमेंट भी ज्यादा, तुम्हारी स्ट्रेटेजी भी चेंज होगी। ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि तुम स्ट्रेटेजी डिवाइस करो कि तुम्हें लोग कितने लगाना है। बात क्लियर है? तो ये भी बात समझ आती है। अच्छा फिर आखिर बात, जैसे एक बच्चे ने सवाल पूछा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये सोच लूं कि भाई ये इक्विटी फाइनेंस है, ये डेट फाइनेंस है, तो डेट फाइनेंस इसलिए ना, अच्छा एक और भी चीज़ है, ये बात नहीं समझा तो बहुत स्लो बताता हूँ। इक्विटी और डेट फाइनेंस आपने इसलिए भी देखना होता है क्योंकि आपको याद है डेट टू इक्विटी रेशियो, बाज होगा। देखो अगला वही है जो मैं तुम्हें बताता हूँ ना, यहाँ पे आते हैं फिर सिखाता हूँ तुम्हें, अगला वही है। डेट टू इक्विटी फाइनेंस का मतलब यह है कि एक रेशियो आता है कि कंपनी के अंदर कितना डेट है। अच्छा अब एक चीज सुनना, जब कंपनी को लोन मिलता है किसकी तरफ से? बैंक की तरफ से। तो बैंक लगाता है कुछ कंडीशंस, बैंक लगाता है। अच्छा जो बैंक कंडीशन लगाता है ना, उसको हम कहते हैं डेट कोवेनेंट्स। क्या कहते हैं भाई? डेट कोवेनेंट्स, यानी लोन देने की शर्तें। अच्छा बैंक कहता है कि भाईजान आपका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, सही है जी, वो होना चाहिए कोई 40:60, ये होना चाहिए। अच्छा हमने कहा भाई बैंक ये क्यों होना चाहिए? बैंक कह रहा है इसलिए ताकि तुम और मजीद डेट में मुलविस ना हो, और ऐसा ना हो कि मेरे पैसे देने के बजाय अपने भी ठोक दो और दूसरे बैंक के भी।
अच्छा फिर बैंक से मैं पूछता हूं मासूमाना सवाल, अगर ये मैं ब्रीच करूं तो क्या होगा? तो फिर इमीडिएट पे होगा, तो फिर अच्छा फिर मैं ऑडिटर हूं, अब मैं ऑडिटर बन गया। अच्छा पहले यहां तक बताओ, कहानी क्लियर है? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, बात क्लियर, जल्दी बताओ सारे बच्चे, क्लियर है? हमने कहा हमने डेट टू, अच्छा अंडरस्टैंडिंग चल रही है, थ्योरी चल रही थी, फिर प्रैक्टिकलिटी पे ले आया। थ्योरी क्या है? आपने जो है फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर समझना है, इक्विटी कितना है, डेट कितना है। अच्छा इक्विटी कितना है, डेट कितना है, ये समझने क्यों लाजमी है वो सिखा रहा हूं। आप जब डेट लेते हैं तो बैंक क्या करता है, कंडीशंस लगाता है, उसको कहते हैं डेट कोवेनेंट्स। मैंने बैंक से पूछा अगर ये मैं ब्रीच करूं तो क्या होगा, उसने बोला भाईजान आपको पैसे फौरन पे करने होंगे। मैंने कहा अच्छा, अब मैं ऑडिटर बन गया। ऑडिटर सोच रहा है अगर इसने फौरन पैसे पे करने हुए तो इसके पास तो पैसे थे ही नहीं, इसलिए बैंक के पास गया, और अगर इसका डेट इमीडिएटली रीपेबल हो गया तो ये कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये डेट मिला होगा कंपनी को एसेट्स को गिरवी रख के। तो क्या आप कंपनी के एसेट्स बिकेंगे? हाँ या नहीं? तो अपने पेमेंट इन्फोर्स कराने के लिए कंपनी के एसेट्स बेचेगा। अब एक एक करके फौरन से सुनना, जब वो अपनी कंपनी के एसेट्स बेचेगा तो ये कंपनी, अंग्रेजी में कह रहा हूं, गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी। सर ये नया वर्ड लिया है, गोइंग कंसर्न का मतलब यह है कि कंपनी चलती हुई नहीं दिख रही। कंसर्न मतलब कंपनी, गोइंग मतलब चलती हुई। तो क्या आपको ये चलती हुई कंपनी दिख रही है? तो क्या आप नजूमी, आपको पता लगा? आप बोलेंगे डेट कोवेनेंट ब्रीच हो गए, डेट कोवेनेंट। अच्छा अब सुकून से तुम्हारे लेवल पे आ गए। किसी सवाल में देखो कि कंपनी ने डेट लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो क्या वहां पे डेट कोवेनेंट ब्रीच होने का रिस्क होगा? ये सिखाना चाह रहा था पूरी कहानी में। तो तुम्हें कंपनी में डेट है या नहीं है दो तरीकों से पता लगेगा, जब उसके फाइनेंसिंग को समझोगे कि उसमें डेट कितना है, इक्विटी कितनी है, रेशियोज कैलकुलेट करोगे। पहले बताओ ये बात क्लियर है? ओके जी। यानी गोइंग कंसर्न का इशू कब आ सकता है? मैं कहता हूं आया नहीं है, आ सकता है जब आपके पास कंपनी में डेट इन्वॉल्व हो और उसके ब्रीच होने के खदशा हो। तो आप कभी भी किसी सवाल में देखें कि डेट आया हुआ है और डेट टू इक्विटी रेशियो इतना अच्छा नहीं है, तो आप कहेंगे कि देयर इज अ रिस्क ऑफ ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स, देयर इज अ रिस्क ऑफ ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स। क्या ये तुम खुद बताओ यार, अगर तुम किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो, हर कंपनी में जिसमें लोन मौजूद है, क्या वहां पे ये रिस्क होगा? अच्छा एक तो मैंने तुम्हें ये बता दिया ना, डेट टू इक्विटी का 40:60 का ये जो भी रेशियो है, ये तो मैंने हाइपोथेटिकल बनाया है। बाज़ औक़ात कंपनीज कहती हैं भाई 30:70 होना चाहिए। ये किसकी डिस्क्रिशन है? बैंक की। अच्छा एक और सुने, मानिया कह रहे हैं सर बैंक ने ये क्यों कहा कि डेट 40 से ज्यादा। अच्छा वो तो उसकी मर्जी है ना, वो कहे 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये सोल डिस्क्रिशन किसकी है? अच्छा अब बैंक ना 2-3 रेशियो और लगाता है। सोचो, लिक्विडिटी रेशियो लगा सकता है, जैसे कि करंट रेशियो। अच्छा लॉजिकल बात बताना खुदा के वास्ते, वो करंट रेशियो क्यों लगाएगा? नहीं अब यूं करें, देखो इसको सिंपल यूं कहते हैं कि करंट एसेट्स जो है ना, वो वाले पैसे होते हैं जो इमीडिएटली आपने पे करने होते हैं। तो वो ये चाहता है कि मेरे पैसे नहीं फंसे, जो करंटली मुझे पे करना है वो मुझे मिल जाए, क्योंकि करंट लायबिलिटीज में उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही होगी और करंट एसेट्स में वो एसेट्स आ रहे होंगे जो रियलाइजेबल होंगे। तो वो ये देखना चाहेगा कि भाई मेरे तो 2 गुना एसेट्स तो इसके पास होने चाहिए ताकि मेरे पैसे दे पाए। तो वो कहेगा भाई आपने 2:1 का रेशियो मैंने कहता 2 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स करना है, यानी जितना वो ज्यादा रखेगा बैंक उतना सेफ है। एक और चीज बताओ, क्या बैंक इंटरेस्ट कवर रेशियो की कंडीशन लगा सकता है कि आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने टाइम्स इंटरेस्ट पे कर सकता है? अच्छा ये क्यों कर रहा है वो? ताकि आप इतना कमा लें कि उसको पे कर पाए। चलो अब बात से बात निकली है तो एक और बात सिखाता हूं, अगर ये बात तुम्हें पिक हो जाए। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? ओके अब एक सवाल आया, सर ऐसा भी हो सकता है ना कि गवर्नमेंट खुद नोटिस दे दे कि ये जगह वेकेट करें, जैसे मुनाल इस्लामाबाद, वो भी तो गोइंग कंसर्न नहीं है ना भाई। इन्होंने कहा जैसे मुनाल है, अगर तुम उसको कंपनी तस्वुर करो और गवर्नमेंट कह रही है तुम इलीगल जगह पे थे, यहां से निकल के शार्ट हो जाओ, तो क्या गोइंग कंसर्न का मसला आ गया? यस बिल्कुल आ गया कि खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, अनलेस कि कहीं और खोल ले ऑपरेशंस।
तो जगह चेंज हो रही है, कंपनी बंद नहीं हो रही, वो अलग कहानी है। पर कहने का मतलब यह है कि गोइंग कंसर्न तो 10,000 वजहों से आ सकती है मसले, पर उसमें से एक मसला आपका डेट है। चलें इससे बात से बात निकालते हैं, क्योंकि अगर 1-2 महीने का रिकवर ना करो तो रिकवर हो जाए, इसलिए इंटरेस्ट कवर रेशियो बिल्कुल ऐसा ही। चले अब एक और चीज सुने, जब किसी कंपनी में डेट है तो डेट कोवेनेंट्स के ब्रीच होने का चांस है, तो गोइंग कंसर्न का भी रिस्क है। मुझे ये लगता है, आपको भी लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, अभी डिसाइड करते हैं, कि आपकी ना क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट्स का भी फर्क आएगा, रिस्क होगा। क्यों रिस्क होगा? नहीं, वो नहीं, आप बात समझें वापस से। एंटिटी बैंक ने ना एंटिटी के ऊपर मल्टीपल मसले लगाए हुए, मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। आपको क्या लगता है कंपनी कोशिश करेगी कि अपने नॉन करंट एसेट्स को भी, पहली चीज, एक चीज हो गई। दूसरी, अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज, जो करंट लायबिलिटीज है ना, उसको नॉन करंट में फेंक देगी। क्यों? कोवेनेंट ब्रीच ना हो। पहले तो बात समझ आई। देखो कहने को तो मैं आपको ये बोल के निकल जाता कि भाई डेट कोवेनेंट ब्रीच होने का रिस्क है तो गोइंग कंसर्न का मसला, भाई उसकी इंप्लीकेशंस भी देखो क्या होता है। अब मैं तुम्हें मजे की बात बताता हूं, जितनी कंपनीज के मैंने ऑडिट किए जहां पे डेट कोवेनेंट्स होते हैं, वहां पे ये 2 नंबरी हुई होती है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, आपने अपने सप्लायर से एडवांस लिया हुआ है, सप्लायर कह रहा हूं कस्टमर से, शॉर्ट टर्म होना चाहिए लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। आपने अपने कस्टमर से एडवांस लिया, आप उसको सर्विसेज देंगे, रेवेन्यू बन जाएगा इमीडिएटली। अच्छा, मैं रिव्यू कर रहा था बच्चे का, वो रिव्यू करवाने आया, मैंने बोला भाई ये बताओ कि लॉन्ग टर्म एडवांसेस में क्या आ रहा है? लॉन्ग टर्म एडवांसेस लायबिलिटी में आ रहे थे। उसने बोला सर ये लॉन्ग टर्म एडवांसेस वो हैं जो कस्टमर्स ने डिपॉजिट रखवाए हुए हैं। अच्छा, वो ये जो शब्द बोल रहा है ना, वो ये क्लाइंट के शब्द हैं। क्लाइंट ने उसको बोला कि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट रखवाते हैं वो लोग ताकि जो है हमसे रिलेशन बना के रखे। मैंने कहा भाई ये तो मेरे को नहीं समझ आता, रिलेशन बनाने के लिए पैसे दे रहा था, क्या करवा रही है, इधर सुनना। अच्छा, फिर मजे की बात है, जब मैं एनालिटिकली देख रहा था ना, तो पिछले साल से इतने सारे कम भी हुए थे, फिर वापस आ गए थे, डेट आ रही होती ना लेजर में। मैंने कहा भाई दिस इज समथिंग फिशी, मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा, मेरे दिमाग में चल रहा था कि डेट है तो हो सकता है कि करंट से नॉन करंट लायबिलिटीज में फेंक दिया हो। अच्छा, मैंने उससे पूछा भाई जरा इसकी निकालो तो इनवॉइस। अच्छा, मैंने कहा ये जो एडवांस है ना, एक काम, अच्छा तुम ऑडिट प्रोसीजर सुनना कैसा मजे का किया मैंने, ये कहीं लिखे हुए तो नहीं है, ये आपका दिमाग है जो आपने अप्लाई करना है। मैंने बोला मुझे खाली एक काम करो, जनवरी का ना इनका लेजर उठा, जनवरी का मतलब ईयर एंड के बाद। मैंने कहा देखो ये एंट्री जनवरी में रिवर्स हो रही है। बोले सर इससे क्या होगा? मैंने कहा जो कह रहा हूं वो करो, जाओ जनवरी का लेजर लेके आए, यानी ईयर एंड के बाद। अच्छा, ईयर एंड के बाद के लिए मैं तो टेस्टिंग कर रहा हूं ना, वो तो मुझे देगा। अच्छा, जैसे ही जनवरी का लेजर उसने खोला ना इसका, उसने बोला सर ये सारे रिवर्स हो रहे हैं। और मैंने कहा रिवर्स हो के क्या बुक हो रहा है? देखो, बोल रहा सर इनकम रेवेन्यू। बोला सर ये क्यों किया आपने? मैंने कहा मैं ये देखना चाह रहा था ये शॉर्ट टर्म है या, मैंने कहा ये तो बात पकड़ में आ गई, इन्होंने खुद रिवर्स किया है। मैंने कहा जा बुला के ला क्लाइंट को बुला के लाया। वो बोला जी सर क्या हुआ? मैंने कहा भाई आपने ये जो हरकत की हुई है ना, करंट को नॉन करंट में चिपकाया। बोला ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने स्क्रीन घुमाई, मैंने कहा ऐसे। बोला क्यों, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा भाई आपने एक तो शॉर्ट टर्म जो आपको एडवांस मिला हुआ है रेवेन्यू के अगेंस्ट में, आपने इसको किस में रखा हुआ है? तो बोला नहीं मेरा अंदाजा था, एस्टिमेट था कि ये मैं सेल नहीं करूंगा, अगले साल कर दी। मैंने कहा एस्टिमेट था ना, प्लीज सुनना, एस्टिमेट था ना, कब था ये? 31 दिसंबर से पहले। मैंने कहा आज तुम्हें पता है कि वो एस्टिमेट गलत था, क्या अकाउंट्स क्लोज हुए? उसने बोला मैंने कहा सही करो, एडजस्टिंग इवेंट है, फंस गया। अच्छा, आप ये सारी चीजें समझ आ गई ना उसको, अब वो फंस गया। मैंने कहा तुम कह रहे हो एस्टिमेट, अच्छा वो मेरे को टोबी कराने क्या आया था, एस्टिमेट प्रोस्पेक्टिव जाएगा। मैंने कहा ये एस्टिमेट किया कब था? सुनो कब बोला उसने, 31 दिसंबर से। मैंने कहा अकाउंट्स क्लोज हो गए? उसने बोला नहीं। तो मैंने कहा सही कर ले एस्टिमेट। मैंने कहा अगर अकाउंट्स क्लोज हो चुके होते, अगले साल कुछ होता तो मैं कहता तेरा एस्टिमेट है, ये एस्टिमेट है नहीं, ये तो एक्चुअल है। मैंने कहा शाबाश बेटा इसको रिवर्स करो। जैसे ही उसने रिवर्स किया ना, उसका करंट रेशियो ब्रीच हो गया। अब हमने क्या, अच्छा ब्रीच हो गया, अब हमने उसको कहा कि भाईजान अब लेटर लिखो बैंक को कि हमसे ये मस्ती हुई है, अब आप बताएं आप क्या करना चाहिए। प्लीज सुनना, ये पूरी कहानी सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। अब उसने बोला कि भाई अब मुझे बैंक बताओ ये मुझसे हो चुका है, पहले बताओ ऑनलाइन वालों आप सब ये कहानी समझ आई? अच्छा, इस तरीके की मैनिपुलेशंस होती हैं। देखो अब तुम मुझे बताओ, ये अगर मसला मैं नहीं सोचता तो क्या कभी यहां तक पहुंच पाता? नहीं। मैंने सिर्फ रिस्क रखा हुआ था दिमाग में कि क्लासिफिकेशन का रिस्क
हो सकता है। तो मैं तुम्हारा दिमाग खोल रहा हूँ कि यार हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अब आगे सुनो, जब उसने बैंक को खत लिखा ना, अच्छा बैंक को खत कब लिखा? ईयर एंड के बाद। अब जरा सोचना है यहाँ पे, तो मैं जरा सोचने का सलीका देते हैं। हमने कहा बीच में आ रहा है 31 दिसंबर, रेशो कब ब्रीच हुआ? ईयर एंड से पहले। अच्छा हम कह रहे हैं ये 2023 है, रेशो यहां ब्रीच हुआ है। अच्छा रेशो वैसे ब्रीच नहीं था, पर हमने जब उसको पकड़ा तो हमने बोला बाबू सही करो, ये हो गया ब्रीच। कहानी क्लियर है? अच्छा अगर रेशो ब्रीच हुआ तो डेट इमीडिएटली क्या हो गया? अच्छा ये इतनी मेहनत कर रहा हूं ना, फिर सवालात में आएगा ना तो यार प्लीज मैं भंड नहीं मारना, मैं पूरे कॉन्सेप्चुअल तुम्हें अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। डेट इमीडिएटली पेएबल हो गया। आप सब मुझे बताएं कि आपकी लायबिलिटी ऑफ लोन करंट में दिखनी चाहिए नॉन करंट में? क्यों करंट में? क्यों? चलो इमीडिएटली पेएबल हो गया। हम कह रहे हैं कि लोन 100% करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा ये क्या कह रही है मानिया सर, रेशियो ब्रीच हो के कम हुई है ज्यादा? कम हो गई ना, ज्यादा हो गई तो वो तो पागल थोड़ी ना वहां पे फेंकता उसको। सही है, कम हो गई रेशियो। इधर चलिए भाई, इसने बैंक को लेटर लिखा, प्लीज सुनिएगा। अच्छा बैंक को लेटर लिखा इसने कोई 2 जनवरी को, हमने कहा सही है भाई 2 जनवरी को खत चला गया। बैंक ने 15 जनवरी को कहा ओके नो इशू। हाँ होता नहीं रिलेशन मेंटेन करने के लिए, वाकई होता है ना। वो बोलेगा अभी पैसे मांग लूं, मेरा आगे का इंटरेस्ट मारा जाएगा ना, तो वो तो बिजनेस रिलेशन होता है। पर मैंने कहा भाई मैं तो ऑडिटर हूं, मुझे तो सबूत चाहिए। अच्छा मैं जिससे पूछूंगा ना वो बताएगा, बीच में नहीं बोलना कोई। सही है, फोकस के साथ। ये बताओ अब क्या लायबिलिटी करंट में आएगी नॉन करंट में? नॉन करंट में। एक सवाल का जवाब हो गया। सही है, बहुत फोकस के साथ, बिल्कुल चुपचाप। ऑनलाइन में तो तुम बता सकते हो लायबिलिटी करंट में आएगी नॉन करंट में? नॉन करंट में। नॉन करंट, नॉन करंट जानी, नॉन करंट, नॉन करंट। मैं बोल रहा हूं करंट में आएगी। नहीं सुनो, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी ईयर एंड पे। ईयर एंड पे तुम कह रहे हो, बात समझना, ईयर एंड पे तुम डिफॉल्ट में थे, तो तुम्हें IS1 कहता है, IS1 है, IS37 नहीं, ये बेवकूफी होगी। IS1 कहता है कि अगर ईयर एंड पे तुम्हारे डेट कोवेनेंट्स ब्रीच थे तो उस दिन, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है एज एड की, बैलेंस शीट बनती है। ये इतना कॉम्प्लेक्स केस है, तुम्हारी सोच है, ये आ गया ना एग्जाम में दिमाग खराब कर देगा तुम लोगों का। तो ये प्रैक्टिकलिटी बताता हूँ ऑडिट जिसकी वजह से फेल होता है बच्चों का। तो ये कहानियां है जो तुम्हें मैं रियल लाइफ से लिंक करके चलाऊंगा। इस पे बहुत बहस हुई, बहुत बहस हुई। अच्छा इस पे पता है बहस क्यों हुई? क्लाइंट से, क्लाइंट कह रहा है यार हमारा शेयर होल्डर हमें जलील करेगा। तुमने कहा हरकतें क्यों की ऐसी? सीधी सी बात है। तो बोला यार वो तो निकल जाता है। मैं पहली बार ऑडिट था उस कंपनी का ना, बोला वैसे निकल जाता तो तुमने पकड़ लिया ये। हमने बोला भाईजान अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे गेम देखो होता है क्या। अच्छा बहस चली, उसका CFO पार्टनर के पास आया, बोला यार प्लीज कोई हल निकालने। बोला भाई हल है ही नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है। हमने उसके CFO से पूछा, उसने बोला एज एड की। मैंने कहा एज एड का मतलब है उस दिन कोई तुमसे पूछे क्या तुम डिफॉल्ट में थे, जवाब क्या आता है? पर तुमसे कोई बाद में पूछे डिफॉल्ट में थे नहीं, तो हमने कहा तुम अभी करंट में डालो, हम इसको डिस्क्लोज करते हैं कि बाद में ये सही हो गया। पर एज ऑफ की पोजीशन करंट होनी चाहिए। अगर एज ऑफ में मैं नॉन करंट में ले गया ना तो फिर हमारी गलती है, क्योंकि आप एज ऑफ पे ये नहीं कह सकते कि दिस इज अ नॉन करंट लायबिलिटी, एज ऑफ पे ये। अच्छा अगर यही खत ये बेवकूफ पता होने के बावजूद दिसंबर में लिखता, उसका जवाब दिसंबर में आता, फिर माफ हो जाता, तो फिर हम कहते कि एज ऑफ पे वो लायबिलिटी नहीं थी। बात समझ आ रही है? तो गेम समझ आती है। पहले बताओ कहानी क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ। सर फिर बैलेंस शीट गोइंग कंसर्न से बनाएंगे? हाँ भाई जल्दी बताओ, बैलेंस शीट गोइंग कंसर्न से बनेगी? यस, क्योंकि माफी हो चुकी है। क्लियर है? सीधी सी बात है। पर हाँ लायबिलिटी किस में आएगी? करंट में। तो उस पर बहुत बहस हुई, फिर आगे जाके उसने माना, फिर हमने डिस्क्लोजर दिया। डिस्क्लोजर में हमने लिखा स्पेशली कि भाई ये अभी करंट लायबिलिटी क्योंकि सिंस द कंपनी वाज इन ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स। फिर बोला यार तुम ऐसे अल्फाज क्यों लिख रहे हो, वाज इन ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स? तो मैंने कहा और क्या लिखूं, मतलब कोई शब्द तुम दे दो कि जो इसके अलावा चले। वो लिख दो सर्टेन नॉन कंप्लायंसेस। मैंने कहा भाई
IAS 1 कहता है कि स्पेसिफिकली बताना है और ये भी बताना है कि कौन सा डेट कोवेनेंट ब्रीच किया है। वो पता है क्या कह रहा है मुझे फाइनेंस मैनेजर वहां का, CFO बोल रहा है यार अगर तुम ये लिखोगे ना कि हमने करंट रेशियो ब्रीच कर दिया है तो शेयर होल्डर मुझे इस बात पर जलील करेंगे कि तुमसे जो है वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं होता, तो मैंने काम नहीं होता, क्या कर सकते हैं। तो खैर जाहिर सी बात है वो जलील हुआ, डायरेक्टर भी जलील हुए, हम भी उस AGM में बैठे हुए थे, मजा आया। पर खैर उसके बाद जो ये है कि उसके बाद कभी भी उसने ना मतलब बदतमीजी नहीं की, बदतमीज इन सेंस कि मैं खुद बोलता था जानी कोई मसला है यहाँ पे बता दे, बोलता यार सच बता रहा हूँ यही है, खुद ही इंसान का बच्चा बन के काम किया। खैर पहले बताओ कहानी समझ आती है? ओके जी सर, कैन वी से कि नॉन गोइंग कंसर्न पे FS बनेंगे? नहीं, गोइंग कंसर्न पे बनेंगे ना। नॉन गोइंग कंसर्न का मतलब है तबाह बर्बाद हो गई। अभी मैं क्यों कह रहा हूं गोइंग कंसर्न है? क्योंकि माफी हो चुकी है। क्लियर है? अच्छा एक और मजे की बात, गोइंग कंसर्न नॉन गोइंग कंसर्न में एक और तमीज तहजीब सीखता है, बस फोकस होकर सुनना। मान लो कि डेट इमीडिएटली पेएबल है और बैंक माफ नहीं करता, बोलता पैसे चाहिए, तो करंट में तो वैसे भी था। अब सवाल किस चीज का आ गया? गोइंग कंसर्न का, कि गोइंग कंसर्न है या नहीं है। ये बात क्लियर है? गोइंग कंसर्न है। अच्छा देखो, गोइंग कंसर्न जब देखते हो ना तो आप देखते हो अगले 12 महीने कंपनी चल पाएगी। तो ईयर एंड पे एज ऑफ पे जब बैलेंस शीट बना रहे हो तो आप ये कह रहे हो ना अगले 12 महीने कंपनी सर्वाइव कर सकती है, तो आप सही है, आप जो है गोइंग कंसर्न है। अब उलट केस सुनो, बैंक ने मना कर दिया, लायबिलिटी तो एनी केस क्या थी? करंट। यहां तक क्लैरिटी है? आगे कहानी सुने। हुआ क्या? बैंक ने माफ नहीं किया। लाजमी नहीं है कि बैंक अगर माफ नहीं करे तो कंपनी वाकई डूब गई, उसके पास ऑल्टरनेटिव प्लान हो सकता है। अच्छा ऑल्टरनेटिव प्लान क्या? सुनना, यही मैनेजमेंट शेयर होल्डर के पास गई, उसने बोला भाई ये हमसे भंड हुआ है, कंपनी आपकी है, आपको जो सजा देनी है देने पर हमें बचा लें। शेयर होल्डर कहता है भाई हमारे पास बहुत पैसा है, कोई मसला नहीं है, मैं अपने ब्याफ पे तुम्हें कैपिटल दूंगा, यानी और इक्विटी इंजेक्ट करूंगा, और इक्विटी इंजेक्ट करूंगा। ये कौन कह रहा है? शेयर होल्डर। तो ये शेयर होल्डर ने तसल्ली दी कि मैं इक्विटी इंजेक्ट करूंगा। अच्छा शेयर होल्डर जैसे ही पैसा डालेगा वो किसको दे दिया जाएगा? बैंक को। क्या कंपनी गोइंग कंसर्न है? यस, गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न है ना, कंपनी चलती रहेगी। अब उसके एसेट्स ये सिखाना चाह रहा हूं। अब देखो केसेस कैसे कैसे आ सकते हैं, ये हो गया तो ये हो गया। अच्छा फिर इस पे हमें भी काम करना होता है। एग्जाम्पल है, शेयर होल्डर खुद भूखा नंगा है, वो कह रहा है कि भाई मैं पैसे दूंगा, उसके बाद खुद पैसे नहीं है, जो थे इसी में लगाए हुए यही डूब गए। अच्छा तो होता क्या है इस केस में? हमें करना होता है उसकी वेल्थ स्टेटमेंट मंगवाते हैं हम। किसकी? हम कहते हैं आपका प्लान है ना मैनेजमेंट, हमें तो एविडेंस दें कि क्या उसकी इतनी पेइंग कैपेसिटी है, तो हम कहते हैं उसकी वेल्थ स्टेटमेंट मंगवा लो। जब वो रिटर्न फाइल करता है तो उसमें क्या उसने अपने असास से ये वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर की होगी? यस। हम उसके देखेंगे अगर उसकी वेल्थ स्टेटमेंट इतनी सफिशिएंटली है कि वो पैसे देने के लायक है, और वो लिख के दे दे कंपनी को कि इन केस ऑफ एनी फंडिंग आई एम हियर अवेलेबल एज एंड व्हेन नीडेड, तो क्या मेरा रिस्क सही हो गया? यस। तो अभी भी कंपनी गोइंग कंसर्न है। तो ये तुम्हें क्लियर करना इसलिए लाजमी है कि तो ऐसे नहीं कि तुमने देखा कि डेट कोवेनेंट ब्रीच हुआ तो कंपनी नॉन गोइंग कंसर्न है, आप बोलेंगे रिस्क ऑफ नॉन गोइंग कंसर्न है। क्या है? पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है? हम कह रहे हैं कि देखो यार फर्क है गोइंग कंसर्न ना होने में और रिस्क में, एक लाइन है। आप अभी डेट कोवेनेंट के बेस पे क्या ये कंक्लूड कर रहे हैं कि गोइंग कंसर्न नहीं है या रिस्क है? रिस्क है। हसन आदिल कह रहे हैं सर गोइंग कंसर्न सिंपल वर्ड्स में बताएं। भाई अभी सिंपल वर्ड्स में बताते हैं तुम्हें, सुनो। हमने कहा कि भाई सिंपल, प्लीज सुनना। अभी भाई अभी तुम घर से निकले क्लास लेने के लिए, दूध लेने के लिए, दही लेने के लिए, तुम गोइंग कंसर्न हो, सही है। अल्लाह ना करे रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, और मतलब इतने बुरी तरीके से ढुके तुम कि डॉक्टर कह रहा है कुछ भी हो सकता है। नहीं, कुछ भी हो सकता है, रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न, रिस्क। डॉक्टर ने कहा भाईजान ये फारिक, नॉन गोइंग कंसर्न। पहले बताओ ये एग्जांपल समझ आती है? यही कंपनी की हालत है। यानी अगर डॉक्टर कहता है कि भाई अगले ही लम्हे ये चल के शुरू हो जाएगा भागना, फिर से दूध लेने जाएगा, दही लेगा, भाग के वापस आएगा, गोइंग कंसर्न। अच्छा आप सुनना, जैसे ये आगे बोला आ गया, तो सुनो फोकस के साथ, एक मिनट फोकस के साथ वापस सुनना। भाई हम सिंपल जबान में बात कर रहे हैं, इजिएस्ट वे इसको समझने का ये है कि कंपनी या बंदा अगले 12 महीने चल पाएगा। अब हमने कहा लेट से तुम चरस वरस लगाने बैठ गए, नशे कर रहे हो बाहर बैठ के, तुम्हें कैंसर हो गया, एग्जाम्पल हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। कैंसर हो गया, डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर कह रहा है कि मसला है,
या तो है या नहीं है, रिस्क है ना। डॉक्टर ने कहा कि भाई ले जाओ भगाओ फिर चल से पिलाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्या हो गया, गोइंग कंसर्न। क्लियर है। डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी मसला है, दवाई देंगे सही हो जाएगा, पर ये वाली दवाई चाहिए, तो क्या हम देखेंगे दवाई आ सकती है? यस। अगर दवाई आ सकती है और आ जाएगी, श्योरिटी है, तो फिर गोइंग कंसर्न। भाई अब तो नहीं भूलोगे, पक्की बात है। चलें जी। अच्छा नहीं मैं ऐसे ही कह रहा हूँ यार। अच्छा जी भाई पहले बताओ, आसान बात क्लियर है जल्दी से, एटलीस्ट अब तुम गोइंग कंसर्न नहीं भूलते। अलीशा कह रही है वो कभी नहीं पूछेगा आप। नहीं भाई पूछे यार। अच्छा वो कह रहे हैं आसान भाई की वजह से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया, सही है भाईजान, बात क्लियर है। गोइंग कंसर्न का मतलब है कंपनी पे रख के देख रहे हो कि कंपनी अगले 12 महीने चलेगी। चलो अब इसी पे गेम ना, गोइंग कंसर्न की एग्जांपल्स है तो इस पे एक और बना देते हैं, फोकस होकर सुनना। हमने ये कहा कि भाई कंपनी का एक ही कस्टमर है और उसने कहा कि भाई अब मैं अपना वेंडर चेंज कर रहा हूं, अब मैं आपसे बाय, क्या गोइंग कंसर्न का रिस्क है? क्यों? एक ही कस्टमर है तो ऑपरेशन सर्वाइव। अच्छा रिस्क इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है किसी और से बात चल रही हो, ये कोई बिजनेस अरेंजमेंट्स करे, तो ये सारी चीजें अपनी जगह एप्लीकेबल है। अच्छा एक इदारा है, अच्छा यहाँ पे तुम्हें कराची में या पाकिस्तान में बहुत एग्जांपल्स दिखेंगी, ऐसे में तुम्हें बताता भी हूँ। एक सॉफ्टवेयर हाउस है, सही, एक बंदे ने सॉफ्टवेयर हाउस खोला और वो हाई टेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो सॉफ्टवेयर बनाता है, पूरा बिजनेस चला रहा है। अच्छा मालिक ने उसका ख्याल नहीं रखा, बॉस ने, उसने बोला ऐसी की तैसी मैं जा रहा हूँ। इसको हम कहते हैं की पर्सनल। क्या कहते हैं? अच्छा अगर आपका कोई की पर्सनल जिसकी अलावा इदारा ना सर्वाइव कर पाए तो क्या स्टिल देयर इज अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न? अनलेस के यू आर एबल टू रिप्लेस दैट पर्सन विद अ की रिसोर्स ऑलरेडी यू हैव, तभी तो हम कहते हैं बैकअप अरेंजमेंट चल रही होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इदारा इन चीजों का ख्याल रख रहा होता है। अगेन ये सारी चीजें आपको तब पता लगेंगी जब आप रिस्क असेस करेंगे। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है। चलिए ये तो हो गए आज तक के रिस्क। आज भी मुझे पास पेपर पे उतारना था, पर उतार इसलिए नहीं पाया क्योंकि एक और चीज बाकी है। उसके बाद क्या करेंगे हम? पास पेपर। तो आज की क्लास को यहां तक रखते हैं, अगली क्लास में जी। कौन सा क्रक्स? क्रक्स ये कि जब किसी कंपनी में आप जाएं और आपको कुछ, प्लीज सुनना जानी, जब किसी कंपनी में आप जाएं और आपको कुछ हालात वाकयात ऐसे दिखें जो कि ये अंदेशा दें कि कंपनी अगले 12 महीने सर्वाइव, उसमें से कुछ अंदेशे ये हैं कि नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, आपके पास डेट कोवेनेंट से ब्रीच होने वाले हैं, सिंगल कस्टमर जा रहा है, ये सारी चीजें इस बात की अलामत हैं कि आपकी कंपनी अगले 12 महीने चल, तो ये शक है आपको, तो इसीलिए आप ये काम कर रहे हैं। सही है? चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज। दोनों भेज देता हूं, चलें, अल्लाह हाफिज।